बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक आम पाकिस्तानी ही नहीं बल्कि बड़े बड़े कारोबारी अफराद हों या फिर बड़ी तंजीमें हों, वो भी निजी पावर प्लांट्स के कैपेसिटी चार्जेस और महंगी बिजली के मामले पर शदीद नाराज नजर आ रही हैं। दो बड़े हाथियों की लड़ाई शुरू हो चुकी है और ये लड़ाई किसी ड्राइंग रूम में या घर की चार दीवारी के नहीं अंदर बल्कि सोशल मीडिया या चौक चौराहे के ऊपर बाकायदा तौर पर हो रही है। कौन है ये लोग और किस वजह से ये तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर रहा है, ये मुकम्मल तफसील, बड़ी अहम तफसील है जो आप लोगों के साथ आज आमिर साहब शेयर करने जा रहे हैं। मगर इसके अलावा अदालतों के अंदर भी बड़ी महाजराई हमें नजर आ रही है। अदालतों की जब भी बात होती है तो मखसूस नशिस्तों का क्या मामला या इसका ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास इसी से मुतालिक होता है मगर बेनतीजा खत्म हो जाता है। तहरीक इंसाफ जो कि पाकिस्तान की इस वक्त तक सबसे ज्यादा मकबूल सियासी जमात है, उस पर पाबंदी क्या लगाना बहुत ज्यादा आसान होगा। और इसके अलावा एडहॉक जजेस की जो तैनाती का मामला है, हर गुजरते दिन के साथ बजाय इसके कि कुछ इसका हल निकल सके, ये और भी मुतनाज़े होता चला जा रहा है। इसके ऊपर कानूनी राय भी शामिल करेंगे। सबसे पहले तो आमिर साहब मुझे ये बताइए, अमूमी तौर पे कहते हैं बड़े हाथी लड़ते हैं, घर के अंदर अंदर ही मामला रफा दफा हो जाता है, ये तो सड़क पे आ गए हैं। हाथी खैर घर में तो नहीं लड़ते, मगर ये जो हाथियों की लड़ाई है ये अंग्रेजी का मुहावरा है कि व्हेन टू एलिफेंट्स फाइट इट इज़ द ग्रास दैट सफर्स, कि वो उनकी लड़ाई के अंदर घास जो है ना वो पिट जाती है। तो ये जो बिजली का मसला है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आम आदमी तड़प रहा है कि लोड शेडिंग हो रही है, 10-10 12-12 घंटे बिजली आ नहीं रही और बिल जो हैं वो डबल ट्रिपल हो रहे हैं। असल बात साथ में ये है कि इसके साथ पाकिस्तान की सनत, पाकिस्तान वायबल नहीं रहा। पाकिस्तान की बका का मसला बन गया है कि 60 रुपए की जो आम सार्फिन के लिए बिजली पर यूनिट है और कमर्शियल 80 रुपए पर यूनिट है। इस रेट के ऊपर पाकिस्तान की मईशत चल नहीं पा रही। 25 रुपए पर यूनिट जो हैं वो हम कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं। बाकी अगर वो गवर्नमेंट की जो बाकी नालायकी है, बिजली चोरी, ब्ला ब्ला ब्ला, ट्रांसमिशन के मसाइल उसको मिलाएं तो ये 10-12 रुपए वो बढ़ जाते हैं। सो अपनी नालायकियां, अपने इनका कई सालों से हमारे जैसे बेताशा लोग, पाकिस्तान के सार्फिन और मीडिया के बेताशा लोग हम शोर मचा रहे हैं कि खुदा का वास्ता है ये इसको दुरुस्त करें, ये ठीक करें, इसके बगैर पाकिस्तान नहीं चल पा रहा। मगर वो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, ख़ास तौर पे लेड पे नून लीग की गवर्नमेंट जो है, इसके बताएंगे तफसीलात जो हैं, इनके दौर में ये लगे हुए ये जो पाकिस्तान के सेठ हैं, पहले आप देखें 60s के अंदर डॉक्टर महबूबुल हक ने 22 ख़ानदानों का जिक्र किया था कि पाकिस्तान के ये 22 ख़ानदान पाकिस्तान पे कब्जा करके बैठे हुए हैं और ये पाकिस्तान को चलने नहीं देते। उसके बाद फिर नेशनलाइजेशन हुई और इनके पूरा इनको हाथ डाला गया। वो एक अलग बहस है कि उसका नतीजा कोई इतना अच्छा नहीं निकला। मगर अब आगे हैं 40 ख़ानदान कि ये 40 ख़ानदान हैं जिनकी 106 कंपनियां हैं, IPPs जिन्हें कहा जाता है। ये इन्होंने पाकिस्तान को जकड़ लिया है कि इन पे हाथ नहीं डाला जा रहा और 48% IPPs जो है ना वो इनकी हैं। अच्छा। और इनको कोई हाथ नहीं डालने वाला। और गवर्नमेंट की 52% जो है गवर्नमेंट की अपनी कंपनियां हैं। गवर्नमेंट अपने रॉन्ग जो मुआहदे, गलत मुआहदे हुए थे, 40 मुआहदे हुए थे, मुजरमाना तो मुआहदे हुए थे, उसका खुमियाजा जो नुकसान है उसकी वजह से जो 25 रुपए कैपेसिटी पेमेंट ये है कि आप वो कारखाना चले ना चले, और ज़्यादातर जो औसत आ रही है वो 50% चल रही है, 50% नहीं चल रहे, मगर उसका खुमियाजा जो है वो आपको और हमें बिलों में 25 रुपए पर यूनिट की सूरत में दे रहा है। हमारी नहीं चलती। गवर्नमेंटें बीच में पार्टनर्स इन क्राइम रही हैं, खासतौर पर मौजूदा गवर्नमेंट जो है। अब जो है इनको एक बड़ा हाथी टकरा है, वो पाकिस्तान का इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट ने हाथ खड़े कर दिए हैं, लेड बाय गौहर एजाज। गौहर एजाज जो हैं ये साबिक निगरान हुकूमत में वजीर भी थे। उन्होंने कहा जी, उन्होंने वजीर के तौर पे भी पूरा जोर लगा के देख लिया, तरला भी कर लिया, धमकी भी दे ली, इन पे कोई चीज़ नहीं चलती। याद रहे कि वो पेट्रन इन चीफ है एप्टमा के, जो कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और उसका एक बड़ा इदारा है। उन्होंने ये क्रूसेड शुरू की है और
उनके साथ अब खबर ये है कि कल जो है उन्होंने मुझे बताया है फ़ोन के ऊपर कि ये फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, जो फेडरेशन है पाकिस्तान के तमाम सबसे बड़े कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये तमाम ताजिर और सनतकार जो हैं कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बस रुक जाएं, बाकी तफसील आगे वाले के लिए रख लें। कल वो आ रही है, हम इसकी तफसीलात बताएंगे कि वो चाह क्या रहे हैं। वो यही बेसिकली कह रहे हैं कि जनाब हमारी सनत ना हमारी चल सकती है ना पाकिस्तान चल सकता है, अब फैसला करना है। सो कल ये बड़ा फैसला होना है सेकंड सेगमेंट में। ये जो मुकम्मल डिटेल है, ये सारी जो आपकी बातचीत भी हुई और क्या होने जा रहा है, क्या मुमकिन तौर पे हो सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे आमिर साहब। लेकिन इससे एक और भी मामला अहम है जिसके ऊपर लोग देखते हैं, हम अदालत की चार दीवारी को देखते हैं तो हर कोने से आमिर साहब एक नया पहलू निकल रहा है, एक नया केस निकलता है। ECP का मामला वहीं का वहीं है, मखसूस नशिस्तों का कोई हल नहीं हो पा रहा। अभी पाकिस्तान बार कौंसिल प्रेस रिलीज अपनी जारी कर रहा है, डॉग जजेस हैं जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं वो इसकी मुखालिफत कर रही। आईनी इदारे क्या कर रहे हैं, क्या 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 करना चाह रहे हैं? जी, ये जो रोज के एक दो बड़े शोशे छेड़ दिए जाते हैं और इस वक्त गवर्नमेंट बिल्कुल एक आवाज बाख्ता हो चुकी हुई है और डेस्परेट हो चुकी हुई है। उनको समझ नहीं आता कोई कानून आइन, कोई उसके अंदर इखलाकियात, कोई चीज़ उनके आड़े नहीं आ रही है। वो बस बेदरेग एक तलवार निकाली हुई है और दाएं बाएं घुमाई जा रहे हैं। रोज़ उसका एक आधा शुजा छोड़ दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब से ये मखसूस नशिस्तों का फैसला आया है उसके बाद से एक तलातम मचा हुआ है, क़यामत आ चुकी हुई है कि 8 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, उनकी जुर्रत कैसी हुई कि उन्होंने ये फैसला दे दिया और एज इफ के ज्यादती इनके साथ हुई है। वो विक्टिम जिनकी इनसे बल्ले का निशान ले लिया गया और जिनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, जिनकी सीटें ले पे कब्जा करके बैठे हुए थे, उनको नहीं, वो मजलूम खुद गवर्नमेंट बन गई है। उसके बाद से वो पार्टी के बैन होने की खबर आई। उसके बाद ये भी तफसील में बात करेंगे कि कल से एक नई दुर्फितरी छेड़ी गई है कि जी हम फैसले पे अमल दरामद नहीं होने देंगे। अब ये छिड़वाई गई है या छेड़ी गई है तो मुख्तलिफ मीडिया के हवाले से कि जी इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। मैं समझने से कासिर हूँ कि ये कैसे इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे कि एक इलेक्शन कमीशन, मेरा नहीं ख्याल है इतनी जुर्रत करेगा। अगर जुर्रत करेगा तो उसका खमियाजा भुगतेगा। पहले ही क्लियरली ये इनके फैसलों का, इनकी वजह से, इनकी मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से बल्ले वाले फैसले के, वैसे तो मैं समझता हूँ बिल्ले का फैसला ही गलत था, मगर 13 जजेस ने ये कहा है कि जनाब इन्होंने तशरीह गलत की, इनकी गलती की वजह से ये मखसूस नशिस्तें मिली हैं। और अब फैसले में उन्होंने ये लिखा भी है कि इसके ऊपर इनको इख्तियार नहीं दिया गया कि ये अपनी डिटर्मिनेशन करेंगे। उन्होंने कहा जी तसल्ली करेगी अपनी PTI, अपने किन किन को उन्होंने मखसूस नशिस्तें देनी है, ये पोस्ट ऑफिस का काम है। अब अगर ये करते हैं, ची चाचा करते हैं, जो कि आज नजर आया, इजलास किया गया, मौखर कर दिया गया और ये जो इशारे दिए जा रहे हैं कि जी इंप्लीमेंट नहीं करने देंगे, तो इलेक्शन कमीशन में मेरा नहीं ख्याल है कि उनके अंदर ये इख्तियार है या ये जरूरत हो सकती है। अगर करेंगे तो मेरा ख्याल है ये सीधी सीधी कंटेम्प्ट होगी, क्योंकि अदालत ने अपने फैसले में क्लियरली ये कहा है कि अगर किसी को कोई इबहाम हो तो हमारे पास दोबारा आ जाएं, हम एक्सप्लेन कर देंगे कि आपको क्या करना है। सो उन्होंने ये इंश्योर किया है कि आप इसको इम्प्लीमेंट करें। तो ये राजा साहब पहले ही एक पूरा एक आप देखें क्लेमर है, एक दहाई लोग दे रहे हैं कि खुदा वास्ता पाकिस्तान के मुतनाज़ा 3 इलेक्शन किए, आप घर जाएं, रिजाइन करें। रिजाइन करने के बाद ये मोर ओवर किए जा रहे हैं। दूसरा, पार्लियामान के जरिए अगर करेंगे कि जी स्पीकर साहब फॉर एग्जांपल ये इस तरह के जो है ना अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि जी वो शायद हल्फ ना लें और उनकी तरफ से बयान भी आए हैं कि 2 हल्फ कैसे हो सकते हैं, तो ये भी एक पार्लियामेंट को जुडिशरी के साथ लड़ाने के मतरातब होगा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस अदालती मामलात के ऊपर जो है माहिराना राय भी शामिल करते हैं। इस वक्त माहिर कानून सरदार लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बेहद शुक्रिया खोसा साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। जी आमिर साहब। जी खोसा, बहुत शुक्रिया, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। ये बिल्कुल आज का सबसे बड़ा इशू तो एडहॉक जजेस का है, उस पर करना चाह रहे थे, मगर मैं चाहूँगा ये जो खबर दुर्फितरी में कह रहा हूँ छेड़ी जा रही है, ये छुड़वाई जा रही है कि जी हम मखसूस नशिस्तों वाले चीज़ों के ऊपर वो हम अमल दरामद नहीं होने देंगे, ये नहीं हो पाएगा, कैसे रोकेंगे? देखें, जिस तरह पहले भी इन्होंने, आपको याद होगा जब 14 मई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को इलेक्शन पंजाब असेंबली के करवाए जाएं,
और इसी तरह उन्होंने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर भी तारीख मुतय्यन करे। उसमें भी इन्होंने जिस ढिठाई से, जिस बेहयाई से, जिस बेशर्मी से, जिस तरह इन्होंने ऑब्स्ट्रक्टिव होकर पहले असेंबली से एक करारदाद करवाई, फिर उसके बाद वजीर खजाना ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, फिर इन्होंने कहा कि हम पुलिस नहीं दे सकते, आईजी से कहलवाया, और इन्होंने जो है तमाम ऑब्स्ट्रक्टिव डिवाइसेस क्रिएट करके और इन्होंने वो जो आईनी फरीजा था उसमें मुदाखलत की मुस्तसाल किया। और उस वक्त का चीफ जस्टिस माशाअल्लाह उन्होंने जो है बजाय इसके कि एनफोर्स करते, वो भी जो है चिकन आउट हो गए और आइन की इस तरह से पामाली धज्जियां उड़ाई गई कि वो इलेक्शन ना हुआ। और इसी तरह हमने देखा कि जब जनरल असेंबली वो तहवील होने को आई तो 2 दिन पहले इन्होंने जो है उसको 90 दिन करने के लिए वो पहले तहलील कर दी असेंबली पार्लियामान को, और फिर भी 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना करवाए, और फिर एक और बहाना कर दिया कि जी अभी तो डीलिमिटेशन होना है। अभी उन्होंने एक नहीं किया। मैं समझना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन कैसे रोकेगा अगर वो इस तरह की जसारत करेगा, क्योंकि आज एक नई दरखास्तें दरखानी शुरू की हैं कि जिन सीटों की डी नोटिफिकेशन होनी है वो दरखास्त आ गई है कि जी क्योंकि ये नजर सानी फैसला होने जा रहा है तो हमें डी नोटिफाई ना करें। तो ये ग्राउंड कैसे बनेगी या कोई और ग्राउंड क्या बनेगी? देखें जी, ये तो बिल्कुल लागू किस्म की है। देखें उन 8 जज साहिबान ने बड़ा वाज़ेह तौर पर जो है उसमें जितने निकात लिखे उन्होंने एक एक करके उसका अहाता करके जो है वजाहत कर दिए कि इस तरह से करना है। और फिर उन्होंने कहा अगर कोई हम मुतसव्वर करे कि कोई फरीक बशमूल पीटीआई या तहरीक सुन्नी या इलेक्शन कमीशन, तो हमारे पास यानी उन 8 जजेस के पास ही उनको जो है जाना पड़ेगा फिर से। और फिर वो 8 जज साहिबान जो है वो चेंबर में वो उसका भी तदारक कर देंगे और इनकी तशफ़ी करवा देंगे। वो दोबारा चीफ जस्टिस या वो जो है कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। ये जुडिशल वर्डिक्ट है, जुडिशल वर्डिक्ट है। उन 8 जज साहिबान ने कहा है कि हमारे पास आप नालिश दरखास्त लेकर आएंगे। चाहिए तो ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आर्टिकल 6 में जो है उनको जो है मुआखजा उनका किया जाता, लेकिन यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसी दरखास्तें देने से। वो तो कभी थे ही नहीं। ये बंदरबांट जो करके उनको दी गई थी वो तो आइन से ही इनहराफ था, तो उनका कहां से हक बन गया कि उनको सुना जाता। मज़ीद गुफ्तगू जारी रखेंगे मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक और जो असल इशू पे आते हैं, जो आज का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, वो ये डॉग जजेस वाला जो इशू एकदम से आ गया है। जाते हुए चीफ जस्टिस साहब का टेन्योर कुछ चंद हफ्ते रह गए हैं, तो जाते हुए उनको ये डॉग जजेस का ख्याल आ गया, उससे बड़ी जो है शोर मच रहा है। नहीं तो आपका क्या ख्याल है कि ये जमहूरियत है या रूल ऑफ लॉ चल रहा है या आइन की पासदारी हो रही है? ये तो हाइब्रिड डेमोक्रेसी से भी आगे बढ़ गया है। ये तो है ही नहीं। कानून की पासदारी तो दूर की, इनके करीब से भी नहीं गुजरी है। तो ये जो फरमा रहे हैं इनको अब जाएं जरा देखें। एड हॉक जजेस आर्टिकल 182 में सिर्फ उसी सूरत में होती है जब कोई उसमें यानी आप देखें आर्टिकल उसका कोई अगर कमतर पड़ जाए, यानी अगर इसमें तो सारा जजेस की कानून के मुताबिक चीफ जस्टिस और 16 जजेस ही कानून में परमानेंट जजेस सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कानून के मुताबिक है, और 17 के 17 जज साहिबान मौजूद हैं चीफ जस्टिस समेत। तो इसमें तो गुंजाइश है ही नहीं। वो तो अगर कोई जज कम पड़ जाता है और आपको जो है एक एड हॉक जज उसकी मजबूरी हो जाती है, तो उस सूरत में आप उसको तकमील करने के लिए आप एड हॉक जज लेते हैं।
यहाँ तो एडहॉक जज। मैं इसकी मंतक समझना चाह रहा हूँ। खुजा साहब की जो 4 लाएंगे, 4 में से 2 तो अब जस्टिस बाकिर भी अभी उन्होंने भी ना कर दी है कि जनाब मैं भी हाजिर नहीं हूँ। तो ये जो जजेस लाना चाह रहे हैं, इससे क्या मकसद, क्या हासिल क्या होगा, क्या मिलेगा क्या? देखिए आमिर यार, सीधी सी बात है, आप 4 को देखे ना, देयर इज अ मेथड इन मैडनेस। 8-5 की रेशो से माशाअल्लाह ये जो फैसला हुआ था 8-5 की रेशो थी। अगरचे वो 3 जज साहिबान ने भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है सियासी जमात थी और सियासी जमात है और सियासी जमात रहेगी, ये गलती से इनके उम्मीदवारों को आजाद फेंका गया है, ये 11 हो जाते हैं। लेकिन 8 जज साहिबान ने हमें डायरेक्ट दे दी कि ये पीटीआई के ही हैं और पीटीआई के मुतसवर होंगे। तो 8 5 4 9 करना चाह रहे हैं आप, ये कह रहे हैं? यस एग्जैक्टली, मैं यही कह रहा हूँ कि ये 8 को ओवर रीच करना चाहते हैं। मगर सर मुझे ये समझाएं, मैं जो ये मंतक इसलिए पूछ रहा था कि जो बेंच बनाना है इनका अपना ही पास करदा जो प्रोसीजर एक्ट जो है उसमें तो 3 मेंबरों की कमेटी ने करना है। जरूरी तो नहीं कि जो जस्टिस साहब चाहें तो उनकी मर्जी के बेंच बन जाए, ये 4 के 4 वो डाल दें और खुद बैठ जाए करें। नहीं आमिर मसीन साहब, ये देखिए, ये तो काजी फायज ईसा साहब के अपने केस में ये तय हो गया। उस वक्त के वफाकी हुकूमत ने ये इस्तदा की थी कि आपकी रिव्यू पिटिशन आपकी ये फुल कोर्ट सुने 10 जजेस की बजाय। तो उसी में इस कोर्ट ने फैसला, सुप्रीम कोर्ट के 10 जजों ने फैसला किया कि नहीं, वही जब बेंच सुनेगी जो बेंच ने ओरिजिनल केस सुना था, वही रिव्यू सुनने की जो है कानूनन और आईन के मुताबिक वही हकदार है और इसमें इजाफा नहीं हो सकता। और 6-4 से इनको सुबुकदोश कर दिया था काजी फाइज साहब को, इन्होंने रिव्यू की तो वो 2 जज साहिबान बाद में ओवरटर्न हो गए और फिर ये 6-4 से, जो 4-6 पहले था, ये 6-4 से इनको नजर सानी में बहाल किया गया था, जो आज चीफ जस्टिस साहब हैं। तो इसलिए ये बेंच और बन नहीं सकती है। और जहाँ तक प्रैक्टिस एंड एक्ट है, देखिए उसका इतलाक नहीं होता इस पर, इसलिए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आर्टिकल 184(3) के केसेस पर इतलाक होता है। यानी बराह रास्त जो सुप्रीम कोर्ट जो पहले एंटरटेन करती है एज अ क्वेश्चन ऑफ फंडामेंटल पब्लिक इम्पोर्टेंस, जो डायरेक्ट पिटिशन होती है, उसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो है अपील भी होती है और उसका फैसला 3 जज साहिबान यानी चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जज करते हैं कि कौन सी बेंच सुनेगी, कितनी बेंच सुनेगी, कोर्ट फुल। सो आप ये कह रहे हैं 184(3) के अलावा जो केसेस होंगे वहां पे चीफ जस्टिस के पास अभी भी इख्तियार है कि अपनी मर्जी का बेंच बनाएं, और अगर किसी और नजरसानी केस के अलावा कोई और इशू आ जाता है तो फुल कोर्ट करना पड़ेगा, तो वहां भी ये 4 जजेस बैठे होंगे। ये दुरुस्त कह रहे हैं आप, लेकिन यहाँ तो बात नजर सानी की है। रिव्यू में चीफ जस्टिस का भी कोई अख्तियार नहीं है कि वो बेंच को एनलार्ज कर दे, क्योंकि खुद आज चीफ जस्टिस साहब के अपने जाती केस में ये बात तय हो चुकी है कि रिव्यू सिर्फ वही जज सुनेंगे जिन जज साहिबान ने पहले जो है पिटिशन का फैसला या अपील का फैसला किया। सो रिव्यू, क्योंकि ये देखिएगा, ये पेशावर है यानी 5 जजेस के खिलाफ ये नालिश सुप्रीम कोर्ट में आई थी, जिसमें ये जो है ये मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला हुआ है। ये डायरेक्ट 184(3) में बराह रास्त ये मामला नहीं आया था सुप्रीम कोर्ट में। सो इसमें जो है प्रैक्टिस एंड पर सर आजकल जिस तरह के शोशे छोड़े जा रहे हैं, तो उसमें कोई नया इशू पार्टी के मतलब और भी इस तरह का आ सकता है जिसके लिए फुल कोर्ट बना के जो है एक वो जो कहते हैं मशरूब नई बोतल में पेश कर देंगे और फुल कोर्ट बना के जो है ये हफ्तों में दिनों में हो सकता है। आमिर देखे, ऐसी ये जो है ताले आजमाइयां पहले भी होती रही है, कोई सही बात नहीं है, लेकिन फिर वो 4 वाला तो ख्वाब जो है वो तो चकनाचूर हो गया ना, क्योंकि 2 जज साहिबान ने, जस्टिस बशीर आलम साहब ने और जस्टिस
मकबूल बाकी साहब ने तो अपने आप सर इसमें मैं एक जो जानना चाह रहा हूँ, दो हजरात तो वो भाग गए हैं, तो पता नहीं अब दो और कौन से लेके आएंगे, मगर मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आप बड़े सीनियर तरीन लॉयर्स हैं पाकिस्तान के, उनमें आपका नाम आता है। ये जो जजेस होते हैं, आप देखें तारिक मसूद साहब सीनियर प्यूनी जज थे, अब वो जूनियर मोस्ट अपने ही उस अदालत में जज लगेंगे, और जो जूनियर तरीन जज हैं उनमें से कई होंगे जिनको इन्होंने सेकंड किया होगा, अपॉइंट किया होगा, या इनके शागिर्द रहे होंगे। तो एक सीनियरिटी का, हमारी फ्रेटर्निटी में सीनियरिटी मैटर करती है, हर जगह करती है। तो ये थोड़ी सी एक शान में कमी नहीं होती कि इतने सीनियर लॉयर कि वो आखिरी 17वें नंबर पे आएगा, पहले आगे खड़ा रहेगा, चीफ जस्टिस जब तक बैठ नहीं जाएंगे, और वो जब तक बैठ नहीं सकता, तो ये सीनियर जूनियर का फर्क पड़ता है सर? जी बिल्कुल पड़ता है। देखें, ये जूनियर मोस्ट बन के बैठेंगे, इनको खुद इस चीज का एहसास होना चाहिए कि भाई मैं एक्टिंग चीफ जस्टिस भी रहा हूँ। जब काजी फाइज रज़ा साहब बाहर गए थे तो सरदार तारिक मसूद चीफ जस्टिस भी एक्टिंग का इन्होंने हल्फ लिया था। तो आप एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे हैं, आप सीनियर प्यूनी जज रहे हैं, अब आप 18वें नंबर पर बैठेंगे, 17 से भी जूनियर बैठेंगे, तो इनको खुद ही एहसास होना चाहिए कि मैं क्यों कर उन जजेस जिनके मैं सीनियर प्रिजाइड करता रहा हूँ बेंच में, जो जूनियर बन के बैठते थे, उन्हीं के भी मातहत बन के बैठे। ये तो मुझे नहीं समझ आती है कि किस तरह ये प्रॉपराइटरी, जुडिशियल प्रॉपराइटरी के बरक्स है, ये असूल और प्रिंसिपल्स के बरक्स है। ये वैसे तो बाद में असूलों की बातें करते हैं, प्रिंसिपल्स की बातें करते हैं, तो अपने ऊपर जो है कम से कम थोड़ा सा तो इसका इतलाक और सर आपकी पार्टी की वजह से फॉर अंडरस्टैंडेबल रीजंस बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है, मगर एक ग्राउंड जो मुझे खटक गई है कि ये लाहौर से आपके किसी बार के मेंबर ने ये एतराज़ किया है, उन्होंने कहा जी ये जो लाहौर हाई कोर्ट में 24 असामियाँ खाली हैं, तो क्या पंजाब में केसेस मुलतवी नहीं हो रहे, उनको क्यों नहीं फिल किया जा रहा? फिर ये भी कहा जा रहा है कि जनाब जो इनको एडॉक जजेस लगाने की आप 3 साल के अंदर रिटायर्ड को भी लगा सकते हैं, मगर जो कोई हाई कोर्ट से भी आप ला सकते हैं वक्ती टेम्परेरीली भी, अगर जरूरत पड़ जाए कि अगर उसकी वो रिक्वायरमेंट पूरी है, सुप्रीम कोर्ट आने के ईयर्स पूरे हैं, तो उनसे भी लिए जा सकते हैं, उधार लिए जा सकते हैं, डेपुटेशन पे लाए जा सकते हैं। नहीं देखिए आमिर, एक बात तो ये है कि अगर आप 4 हाई कोर्ट्स की, बल्कि 5वां इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर ले लें, तो इनमें जितनी आसामियां खाली हैं आपको हैरत होगी कि आधी तकरीबन लाहौर हाई कोर्ट खाली है, लेकिन वहाँ तो जुडिशियल कमीशन नहीं बना रहे हैं। इसी तरह आपकी जो है सिंध हाई कोर्ट के भी जजेस की आसामियां खाली पड़ी हुई हैं और वहाँ भी पाइल अप हो रहे हैं। इसी तरह KPK में और बलूचिस्तान में। और ये जो है एक दफा पहले भी मुझे याद है कि जब इसी तरह लिए गए थे तो सजाद अली शाह के दौरानिये में, तो वो कहते हैं वहाँ छपा के जी आर्जी जजों ने मुस्तकिल जजों को जो है मात दे दी, आर्जी जजों ने मुस्तकिल जजों को मात दे दी। उस तरह भी बेंच जो है इस तरह से बनवा कर जो है कोशिश वो किया गया था, यलगार हुई थी। तो इससे न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को नुकसान होता है, निज़ाम अदल को नुकसान होता है, आईन की जो है नुकसान होता है, जमहूरियत को नुकसान होता है, मुल्क को नुकसान होता है और इंसाफ के जो है वो कत्ल होता है। सर फिर तो लास्टली पार्टी आपकी बैन हो रही है फिर? ये देखे, ये एक दीवाने का वो ख्वाब है जो कभी पूरा इसलिए नहीं होगा कि ये बौखलाहट की इंतहा है। ये शौक भी पूरा करके देख लें, क्योंकि जब ये भेजेंगे आर्टिकल 17(2) में रेफरेंस भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट पे, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या बताएंगे कि किस तरह इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी पाकिस्तान की जो है हम उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। यानी मुझे कोई फतवा चाहिए कि मैं गद्दार हूँ, मैं MNA हूँ, तो मुझे भी तो, और हम लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है इन द नेशनल असेंबली और सूबों में भी हमारी जो है लार्जेस्ट है। और अगर हमें फॉर्म 47 वाले जो है निकल जाते हैं इनको, तो फिर हमारी 2/3 है। तो इसका मतलब है 2/3 3 करोड़ वोट लेने वाले जो पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात है
और वो हम गद्दार हो गए सारे, और माशाल्लाह ये हुब्बे वतन हो गए। कहाँ से साबित करोगे कि सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काम कर रही है? आप साइफर की बात करते हैं, साइफर का केस बरी हो चुका। आप बात किस चीज की मुझे समझ नहीं आती है। और अगर आर्टिकल 6 की बातें कर रहे हैं तो वो इनको 2 साल के बाद ख्याल आया है, और वो भी साइफर के साथ दफन हो गया, क्योंकि हमारा बयानिया वो बिल्कुल साबित हो गया कि इसमें जो है वो डोनाल्ड डू की जो फरमूदात। लेकिन खोसा साहब, ये तो आपका और पीटीआई का मौकफ है ना। आप लोग तो डटे हुए कि ऐसा हम होने नहीं देंगे, मगर दूसरी तरफ गवर्नमेंट भी डटी हुई है कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगवाएंगे। आप ये मखसूस नशिस्तों के बाद ही कह रहे हैं ना कि हमारी मेजोरिटी हो जाएगी। यहाँ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी रिलक्टेंट नजर आ रहा है, वो भी नहीं सोच पा रहा कि आप लोगों को सीटें देनी है या नहीं देनी। एक तरफ हुकूमत खड़ी है, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन खड़ा है, मगर इस तरफ तो आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अरे बाबा, अब जरा देखें तो सही। इन्होंने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को कहा गद्दार है, और इन्होंने कहा फातिमा जिन्ना और पाकिस्तान नहीं चल सकते। इन्होंने भुट्टो को कहा गद्दार है, इन्होंने कहा भुट्टो और पाकिस्तान नहीं चल सकते। इन्होंने जो है फिर बेनजीर भुट्टो को कहा कि वो गद्दार है, बेनजीर और पाकिस्तान नहीं चल सकते। इन्होंने नवाज शरीफ को कहा गद्दार है, और इन्होंने कहा नवाज शरीफ और पाकिस्तान नहीं चल सकते। अब ये इमरान खान का कह रहे हैं। वैसे नवाज शरीफ साहब क्या बात करें खोसा साहब, पिछले 5 रोज से मरी में सर जोड़ कर बैठे हुए सारे। माशाअल्लाह बैठे रहे, हम वेलकम करते हैं। आए करें ना, जरा करें। ये भी शौक वाले पूरा कर ले। देखे शौक इस तरह से, क्योंकि ये सियासी यतीम हो चुके। इनको कसम ले लें कि अगर अगला इलेक्शन जब भी करवाएं, अगर इन सारों की जमानतें जब्त ना हो और इनका बिल्कुल टोटली वाइप आउट ना हो, तो मैं भी यहाँ हूँ, आप भी यहाँ हैं, मैं आपसे शर्त लगाता हूँ। वो ये जो आपने नक्शा खींचा ना कि अगर फर्ज करें बैन भी हो जाए, आप लोगों की छुट्टी भी हो जाए, तो बाई इलेक्शन भी तो होंगे। तुम्हें याद है 85 की असेंबली में पीपल्स पार्टी ने बाइकआउट किया था, मगर वो वहां दोस्त के नाम से या किसी के नाम से जब एक वोट होता है तो वो अपना इजहार कर ही लेता है। पर मेरी ये होगी कि नवाज शरीफ साहब मरी में बैठे हुए हैं, तो यहाँ गर्मियों में लोड शेडिंग हम भुगत रहे हैं, बड़े बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो नीचे आके जरा हालात का जायजा लें कि गर्मी कितनी पड़ रही है यहाँ पे। नहीं जी आमिर यार, इन्होंने जितना धरती माँ को लूटा है, जरा पाकलैंड व्यू के जरा देख लें, आप पनामा लीक्स की देख लें, फिर जो है इनकी जो है पाकिस्तान ने और नैब ने जो फर्म एंगेज की थी, उन्होंने जो इनकी एसेट्स बाहर रिकवर करके दिए, फिर इनका बाद हाई पार्क जो पैलेस है हसन नवाज। सर ये स्टोरीज करेंगे। मैं इसलिए कह रहा था कि हमने सेकंड सेगमेंट में बिजली का जो एक पूरे पाकिस्तान के सनतकार कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जी हमने ये चल नहीं सकता पाकिस्तान, तो वो बिजली का मसला इसलिए कह रहा था नवाज शरीफ साहब को, शायद नीचे आने पड़ जाएगा मरी से। देखिए पाकिस्तान जो है, पार्टियां जो है पाकिस्तान की या कोई भी सियासी जमातें, वो कुशन होती हैं, वो शॉक ऑब्जर्वर होती हैं, वो अवाम को रेगुलेट और कंट्रोल करके। एग्जैक्टली, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं सर। माजरत के साथ मुझे भी ब्रेक लेना है फौरी तौर पे। बहुत शुक्रिया, थैंक सो मच सरदार लतीफ खोसा साहब, माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है। अभी एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे सनतकारों की तरफ से कल एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। उससे पहले आमिर साहब ने प्रोग्राम के आगाज पे आपको बताया था कि बड़ी डिटेल और अहम किस्म की गुफ्तगू पेट्रोन इन चीफ एप्टिमा गौहर एजाज साहब के साथ आमिर साहब की हुई है। ब्रेक से वापस आके उस गुफ्तगू का अहवाल और कल होने क्या जा रहा है, किस किस की नींदें हराम होने वाली है, ब्रेक से वापस आके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। आमिर साहब, सबसे पहले उस गुफ्तगू का अहवाल हमें बताइए जो आपकी गौहर एजाज साहब के साथ हुई, और कल कौन सा बड़ा धमाका ये सनतकार करने जा रहे हैं। जी मैं ये माजी में कई दफ़ा नाकिद रहा हूँ गौहर एजाज साहब का, मगर इस इशू पे मैं उनकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह रहा कि उन्होंने ये जो क्रूसेड इज़ द राइट वर्ड जो उठाई हुई है। इस वक्त पाकिस्तान की बिजली सबसे बड़ा मसला है,
और इसके अलावा अगर 2-3 इशू पाकिस्तान के अंदर डिस्कस करने हों जो बुनियादी हैं तो वो बिजली 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 है, क्योंकि बिजली से एक तो आम आदमी तड़प रहा है, उसकी ज़िंदगी इस गर्मी के मौसम में डबल बिल और लोड शेडिंग के वो नहीं चल रही है, और दूसरा पाकिस्तान के बका का मसला आ गया कि सनत नहीं चल पा रही। ये बुनियादी बात समझने की है कि बिजली से आपकी मईशत जुड़ी हुई होती है हमेशा, कि हमारे जो कंपेटिटर्स हैं जिन मुल्कों के साथ हमने एक्सपोर्ट्स, हमारा मसला है हमने एक्सपोर्ट्स करनी है, जो हमारे मुकाबले पे लोग हैं, मुल्क हैं, उधर आधी या हमारे से 1/3 1/4 पे भी बिजली मिल रही है। बांग्लादेश फॉर एग्जांपल हमारे से आधी बिजली कीमत पे दे रहा है, भारत हमारे से बहुत कम कीमत पे दे रहा है, तो हम उन मुल्कों का मुकाबला नहीं कर सकते। टेक्सटाइल में फॉर एग्जांपल जो हमारी चीज़ बनेगी वो डबल बिजली होगी तो डबल रेट की होगी, तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। सो ये हमारी अब वो कर्जों की वो उस नहज पे पहुंच गए ये सूरत हाल कि हमें बुनियादी मसला हल करना पड़ेगा, और उसका बीड़ा जो है हम तो कई सालों से उठा रहे थे, मगर कोई इंडस्ट्री के अंदर से कोई इस तरह का उसको टेकअप नहीं कर रहा था। तो गौहर एजाज साहब चूँकि इम्पॉर्टेंट आदमी हैं, फॉर्मर निगरान हुकूमत में तो रहे हैं, और वो कहते हैं कि मैंने उस वक्त भी जोर लगा लिया था कि ये पूरा IPPs वाला जो सबसे बड़ा इसके अंदर मसला है वो IPPs का है, इनसे लड़के भी देख लिया, तरला करके भी देख लिया, मगर ये किसी की सुनते नहीं हैं। और कई सालों में कई दफ़ा ये कोशिश की गई कि कहा गया जी अब मसला हल हो गया है। फॉर एग्जांपल ये क्रेडिट PTI को भी जाता है कि उन्होंने उस ज़माने में, अब तो खैर वो नाम लेना भी उनका जनरल फैज़ का अच्छी उसमें होता है, मगर अच्छी या बुरा, उन्होंने भी ये क्लेम किया था कि जी इनसे मसला तय हो गया है कि ये 11% मुनाफा लेंगे, जो कि 17 पे डिसाइड हुआ था, इनके गौर एजाज के बगैर 44%, तो कई दफ़ा 70%, ये 40 गुना तक अपने जो है ना गुना 1 रुपया लगा के 40 रुपया बनाना, 40% नहीं मैं कह रहा, ये कमा चुके हैं। तो उस वक्त इन्होंने कहा जी ठीक है हमारा मुआहदा हो गया है, और हमारा उस वक्त इख्तलाफ था, मीडिया में हमने ये रेज़ किया था कि जनाब इनको जो आप पैसे ये दे रहे हैं इनका ऑडिट तो करा लें, ये चेक कर लें कि ये जो कहते हैं इतना फ्यूल इस्तेमाल किया तो इन्होंने वाकई किया है या नहीं किया। अगर ये कि ये उन्होंने कहा जी वो नहीं होने दिया, उसके बावजूद भी वो मुकर गए, ये मल्टीपल। तो अब जो उन्होंने ये बीड़ा उठाया है तो उससे एक उम्मीद लग गई है कि हम ये कहते हैं कि ये 2 हाथी अब लड़ पड़े हैं, तो एक तरफ तो ये 40 खानदानों का हाथी है, ये 22 खानदानों के बाद 40 खानदान अब आ गए हैं। ये पाकिस्तान को इन्होंने यहाँ अंगूठा नहीं रखा हुआ, गले पे पाँव रखा हुआ है, ये सांस नहीं लेने दे रहे। अगर ये पाँव ना हटा तो पाकिस्तान का पहले ही बहुत नुकसान हो चुका हुआ है, हम डिफ़ॉल्ट का ख़तरा हो सकता है, ये फरमा रहे हैं गौहर एजाज साहब। और गौहर एजाज साहब अकेले नहीं हैं, उनके साथ कल फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, सबसे बड़ी जो पाकिस्तान की जो ताजरों की और सनतकारों की तंजीम है वो साथ में खड़ी होगी। वो उसके फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं, वो एप्टमा के भी पेट्रन इन चीफ हैं। सो उनकी आवाज़ में बाकी सब की आवाज़ आ गई है। सो उस तरफ ये 40 खानदानों को हाथी है जिसको आज तक कोई हाथ नहीं डाल रहा था, और उनको परवाह नहीं थी, क्योंकि गवर्नमेंट्स जो थी और गवर्नमेंट के आगे जो ख़ास तौर पे ब्यूरोक्रेसी और सेट, ये सारा एक कोलिजन हो गया, ये एक अब ये गठजोड़ हो चुका हुआ था, इनका आपस में कॉम्प्लिसिटी थी। तो ये इस वजह से नहीं हो रहा। अब दोआगले इस हाथी के मुकाबले में दूसरा हाथी जो है वो हाथी नहीं, एक्चुअली वो अंग्रेजी में मैमथ एक जानवर था, बहुत बड़े साइज का हाथी था जो कि अब मादूम हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो गया है। ये एक हाथी और मैमथ की लड़ाई है। FPCCI ये 40 खानदान है, तो वो 4000 से भी ज़्यादा खानदान और कंपनियां हैं, पाकिस्तान की सारी बड़ी कंपनियां जुड़ गए हैं सारे। तो वो खड़े हो गए हैं उनके साथ जो है। तो ये अब उम्मीद है कि लड़ाई में कहा जाता है हाथियों की लड़ाई में घास पिटती है, तो घास के लिए एक अच्छी खबर है कि शायद इसमें से कुछ कट्टी कट्टा निकले, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी लॉबी है। इससे पहले हम कई सालों से ये कर रहे थे, मगर ये क्योंकि इसके ऊपर गवर्नमेंट के अंदर ख़ास तौर पर नून लीग में उस पर तफसील बताएंगे कि ये कैसी कॉम्प्लिसिट थे, क्योंकि इनके ही किए हुए ये सारे गुनाह हैं, इनके ही करदा गुनाह जो है ना, ये ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ उस पे आएंगे, तो इसलिए होने नहीं देते थे। मगर अभी रिसेंटली
इसके अंदर पेशरफ्त हुई कि हमने 2-4 दफ़ा ये प्रोग्राम किया कि जनाब ये अभी भी इनको एक्सटेंशन की खबर आई कि कुछ कंपनीज को अभी भी एक्सटेंशन दी। उसके बाद से सेनेट के अंदर बहुत ज़्यादा एकदम से फुर्ती आई है और सेनेटर मोहसिन अजीज साहब ने हमारे प्रोग्राम में ही बताया कि वो सेनेट की कमेटी की एक हियरिंग स्पेशल वो कर रहे हैं और वो इसके ऊपर पूरी रिपोर्ट बना रहे हैं। साथ में कल जो मुझे बताया है, मेरी उनसे बात हुई है, वो प्रोग्राम में उन्होंने कहा जी कल सारा जो ट्रेलर आप बता सकता हूँ, मैं उनकी इजाज़त से ट्रेलर बता देता हूँ। कह रहे हैं फिल्म वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के तमाम बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की नुमाइंदगी होगी, वो फिल्म कल चलाना चाहते हैं जिसके अंदर उन्होंने तमाम कंपनीज का जो उनके पास इंफॉर्मेशन थी ऑडिट करवाया है और वो बता रहे हैं कि जनाब किसने किस रुपए में लगाई। 1 रुपए में अगर लगाई तो 40 रुपए तो कमा लिए, मगर 1 रुपया भी नहीं लगा। कई जगह वो गवर्नमेंट से 2 रुपए उधार लेके वो लगाई गई, ओवर इन्वॉइसिंग की गई कि बताया गया ये 5 रुपए की है, लगी वो 1 रुपए की और 1 रुपए पे भी 40 रुपए मुनाफा कमा के कब के खा पी चुके, अभी भी जान नहीं छोड़ रहे। लालच की इंतहा है ना, ग्रीड है। और ये इसका जिस तरह एक कुल्हाड़ा मारा गया था नेशनलाइजेशन वाला, मेरा जाती ख्याल है उस कुल्हाड़े के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए कि रियासत और गवर्नमेंट बड़ी मजबूत होती है और होनी चाहिए कि ये चले जाते हैं कि जो मुआहदे किए गए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज स्पीड साहब का जो कमाल है, वो जो बार बार कहते थे कि जनाब हमने ये कर दिया, कमाल कर दिया, लोड शेडिंग काबू कर लिया। अभी जो सूरत हाल है कि ना सिर्फ लोड शेडिंग काबू में नहीं आई बल्कि इतनी महंगी हो गई है जिससे कि आम आदमी और सनत जो है वो बिल्कुल बैठ गई है। तो ये शहबाज स्पीड के कारनामे थे कि इन्होंने फॉल्टी मुजरमाना किस्म के मुआहदे किए कि जिसके अंदर सॉवरन गारंटीज हैं। अगर हम उनको ये कहते हैं कि नहीं पैसे देते, जो कि पहले बताया जा रहा है 21 ट्रिलियन 2.1 ट्रिलियन 2100 अरब रुपया IPPs का हमने देना है, और जो कि अभी मुझे मिनिस्ट्री की तरफ से ये करेक्ट किया गया है कि 1.7 ट्रिलियन है। मगर ये गौर एजाज साहब ने जो अपनी ट्वीट शेयर की है उसके अंदर उन्होंने नेपरा को कोट किया हुआ है। नेपरा ने, मजे की बात यह है कि नेपरा की रिपोर्ट में उन्होंने एस्टिमेशन जो दिया हुआ था वो पहले 2.1 बिलियन का दिया था ये 23-24 के लिए, तो अब ये कह रहे हैं 1.7 होगा। और साथ में उन्होंने 23 के लिए जो था वो 1.9 ट्रिलियन का किया गया था। सो नेपरा के और मिनिस्ट्री के भी एक तो ये आपस में फिगर्स नहीं मिलते हैं, तो उससे भी एक डूबियस लगता है। पर बहरहाल मुआहदे वो ऐसे थे कि उसके बाद अगर जब भी ये IPPs कंपनीज जो हैं वो वाले जान इसलिए बन गई हैं कि वो किसी अदालत में जाती हैं, चाहे लोकल में चाहे वो है, वो पाकिस्तान हार जाता है क्योंकि उन्हीं के लोगों ने अपने ही मुआहदे बनाए हुए हैं। हमारे आलाकार थे, हमारा पॉलिटिशियन, हमारे वज़ीरा, हमारे ब्यूरोक्रेटों ने ही बना के इतनी उसके अंदर गुंजाइश कानूनी छोड़ी हुई है कि पाकिस्तान केस नहीं जीत सकता। पाकिस्तान, मेरा ज़ाती ख्याल है, ये जीतेगा ऐसे कि इनको सिंपली, ये पाकिस्तानी कंपनी है ना, कम से कम पाकिस्तानी की कंपनियों का जो है उनको ब्लैकलिस्ट तो किया जा सकता है कि नहीं धोखा करने से। आमिर साहब, मेरा सवाल आप ले लें। लालच की इंतहा बिल्कुल हमें नजर आ रहा है। आप जैसे बता रहे 1 रुपया लगा के अब तक 40 रुपए उसके ऊपर बना के और भी मजीद बना रहे हैं, कुछ ने तो 2 रुपए हुकूमत से भी उधार पे लिए। मुझे आप ये बताइए कि अगर इतना वबाले जान है तो इन कंपनीज को, इन डिस्कोस को क्यों एक्सटेंड किया जा रहा है? 10-10, 12-12 साल की एक्सटेंशन किस मद में दी जा रही? आखिर क्या वजह कि इन्हीं से हमें बिजली लेनी, हम खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते किसी और जरिए से? हम इनके आगे लाचार बेबस नजर आते हैं। और ये नेपरा की वेबसाइट पे 6-7 कंपनियों का है, क्योंकि मिनिस्ट्री हमें ये क्लेम करती रहती है। मेरी खुद मिनिस्ट्री के अहम लोगों से बातचीत हुई है, मैंने उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया। उनका ये कहना है कि नहीं, चंद हैं, पॉलिसी नहीं है, मगर बहरहाल वो नेपरा की उस पर कोहिनूर वाले हैं, एक ऑल्टर्न एक कंपनी है, और इस तरह की 5-6 कंपनीज की तो वो एक्सटेंशन की, टपाल एक्सटेंशन की उसके ऊपर पड़ी हुई है। नेपरा की साइट के ऊपर लिखा हुआ 2029 तक जो है ना 5-6 कंपनियों का तो जिक्र है, उनकी मुआहदे की वो डिटेल भी पड़ी हुई वहाँ पे। एनीवे, मगर कमिंग बैक के अभी के पिछले चंद दिनों में जो पेशरफ्त हुई है सेनेट में, जो है हमारा प्रोग्राम हमने किया, हम थोड़ा सा क्रेडिट लेना चाहेंगे कि उसके बाद सेनेट ने टेकअप किया। उसके बाद गौहर एजाज साहब ने बहुत एक खौफनाक तरीके से उन्होंने
ये वाला गेयर अप किया है और इकट्ठा किया है पाकिस्तान के तमाम बिजनेसमैनों को, क्योंकि बिजनेसमैनों को नज़र आ रहा है कि ये जनाब वो बिजनेस नहीं कर सकते, यहाँ पैकअप करके बंद करके ऑलरेडी बेताशा फैक्ट्रीज बंद हैं, जाना पड़ेगा, वो नहीं है। अब उसके अंदर जो गौहर एजाज साहब का जो कमेंट था, ये शुरू किया उन्होंने, ये 15 जुलाई को उनकी ट्वीट है, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने पहले ये बम फोड़ा कि जनाब ये 40 कंपनियां हैं, 40 ख़ानदान हैं, जो है ये कैपेसिटी चार्जेस उन्होंने 2.1 लिखा था, मगर ये अभी मुझे मिनिस्ट्री का क्लेम ये है कि 1.7 ट्रिलियन है, मगर 1700 अरब रुपया बहुत बड़ा है। और ये 24 रुपये उनका ये कहना है कि जो हम 60 रुपये का पर यूनिट है जिसमें कि पाकिस्तान नहीं चल सकता, इसमें 60 रुपये में से 24 रुपये कैपेसिटी चार्जेस के IPPs को जा रहे हैं। IPPs को जो जा रहे हैं वो मतलब ये है कि वो 50% इस्तेमाल कर रही हैं, 50% इस्तेमाल नहीं कर रहे। कई कारखाने जो हैं 100% ही नहीं चल रहे। मगर डील ये है कि पे और टेक, या आप हम उनको पेमेंट करेंगे या उनसे बिजली लेंगे। बिजली हम क्योंकि फ्यूल भी महंगा है, नहीं इम्पोर्ट कर पाते, वो नहीं पाती, तो उनको एक ईद लगी हुई है। और डील ये थी कि ये डॉलर टर्म्स में ये लेते रहे हैं, तो और तो छोड़े हैं जो मुआहदे हुए कि डॉलर ही 100 रुपये पे जब लगाया गया था, तो अब वो जो 250-300 के इर्द गिर्द रहता है, 300-350 तक गया। तो मुनाफा देखें ना, वहीं से 200-300% तो मुनाफा वहां से आ जाता है। और मुझे ये शक पड़ता है, मैं आई एम श्योर कल ये PCCI और गौर एजाज इस पहलू पे भी नजर डालेंगे। इनमें से बेताशा लोग हैं IPPs वाले जिनके बैंक्स भी हैं, और ये मेरी नहीं FIA की तफ्तीश थी कि जनाब बैंक्स का रोल था डॉलर को ऊपर रखने में। उसके अंदर उन्होंने 10-20 2-3 दर्जन बैंकों के नाम दिए थे कि ये शामिल हैं। मुजरमाना तौर पे एक फाइंडिंग्स थी, उसका कोई एक्शन नहीं लिया गया, कुछ नहीं किया गया। सो इनको तो डॉलर ऊपर रखने में अभी भी जो इतना ऊंचा है, शायद यही पाकिस्तान के ताकतवर लोग हैं, ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सबसे बड़े पाकिस्तान के 40 मेन खानदान हैं, तो इनका रोल है। क्योंकि अगर ये डॉलर ऊपर रहता है, इनको तो कैपेसिटी पेमेंट्स में ये देखें ना, ये जो 1700 अरब है ये इनको तो मिल रहा है। मेरा एक सवाल और है आपसे, आपको याद होगा शाहिद खान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म, वो हमारे प्रोग्राम मुकाबिल का हिस्सा रहे। तो जब लास्ट टाइम हमने उनको दावत दी, तो उस दावत के अंदर जब हमने IPPs का मामला छेड़ा, तो उन्होंने कहा कि अगर ये IPPs बंद हो जाती हैं या बंद कर दी जाती हैं, तो फी यूनिट अभी जो बिजली मिल रही है वो इससे कई गुना महंगी मिलेगी। अब मेरा सवाल ये है कि क्या IPPs को रेगुलेट करने की जरूरत है या वाकई बंद करने की जरूरत है? मैंने कहा इनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए अगर ये नहीं करते, वरना इनका ऑडिट करवाया जाए, इनकी चोरी पकड़ी जाएगी, चोरी के बाद कोई एग्रीमेंट नहीं रहता अगर ये साबित हो जाए। अच्छा। मगर गवर्नमेंट की विल नहीं है, गवर्नमेंट कॉम्प्लिसिट है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने, उनकी हुकूमत में, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने ये सारे मुआहदे किए हुए हैं। अब सूरत हाल ये हुई है कि ये लोग आपस में नहीं लड़ पड़े, सिर्फ हुकूमत वर्सेस FPCCI आ गई है। हुकूमत ने, मैं समझता हूँ बड़ी मायूब किस्म का, क्योंकि अवैस लगारी साहब ने जो है वो बड़ा, गौर एजाज साहब ने ये जो ट्वीट की जो है ये मसले का बताया जो है, तो उसके बाद इन्होंने गौर एजाज साहब के उसके ऊपर देखिए 2 मसले हैं बिजली के। एक है डिस्कोर्स कि ये बहुत ही हमारी ट्रांसमिशन के अंदर करप्शन होती है, चोरी होती है, लाइन लॉसेस होती हैं, तो ये जो है ना सबसे बड़ा इनको प्राइवेटाइज किया जाए। तो ये ना वो इनसे हो पा रहा है। इस साल के अंदर इन्होंने सिर्फ 30 अरब बजट में रखे हुए हैं। इसका मतलब ये कि इस साल ये प्राइवेटाइज नहीं हो रहे। सो डिस्कोर्स और दूसरा IPPs। अच्छा, उसके जवाब में अवैस लगारी साहब ने एक बड़ा सख्त सा, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मायूब और बदतमीज़ाना किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की, हार्श, उसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये इल इन्फॉर्म्ड हैं गौर एजाज साहब। ये मेरे पास यहाँ पे ये मिल गई, ये गौर एजाज साहब इल इन्फॉर्म्ड हैं। इन्फॉर्म्ड एक, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के वो बहरहाल बड़े मोतबर आदमी हैं, सनतकार हैं, PCCI के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो इस तरह के अल्फाज जो है ये बड़े तमन्दार के बेटे और बड़े चिसन और ये है, तो ये कहना किसी को कि जी डियर फॉरेन मिनिस्टर इल इन्फॉर्म्ड साथ में ना वो, और उसके बाद तबस्कर उड़ाने की कोशिश की कि जनाब 35 सालों में ये कर दिया। और इसमें लंबी चौड़ी वो इसमें बताई हुई क्लेम्स, 6 ट्वीट्स उन्होंने की कि जी हम इसमें
सब कुछ फ्यूचर में ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी जवाब करेंगे, दर जवाब, जवाब दर जवाब। और उसमें खासतौर पे प्राइवेटाइजेशन के हम ये डिस्कस कर रहे हैं, मसले का हल हो जाएगा। उसके मुकाबले में फिर अहमद नवाज खेरा साहब ने ये कॉमर्स के भी सेक्रेटरी रहे हुए हैं, इसलिए समझते हैं, फिर ये कैबिनेट के सेक्रेटरी रहे हुए हैं, बड़े धांसू अपने ज़माने में, ये बाबू नहीं थे, टिपिकल बाबू नहीं थे, अच्छे ब्यूरोक्रेट थे। तो उन्होंने ये जवाब दिया हुआ है कि जनाब ये फेडरल मिनिस्टर साहब को ये हैरानी की बात है कि इनको ये नहीं पता कि खुद ये रिफॉर्म्ड है कि 2015-16 में अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट और शहबाज शरीफ साहब जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने प्राइवेटाइजेशन को खुद ही लॉन्च किया था और जब वो बिल्कुल होने वाली थी तो खुद ही रोक दिया था। सो ये ना बताएं कि आप ये कर रहे थे और ये करने जा रहे हैं, एक बात। दूसरा, इसके अंदर जो उन्होंने ये बात की कि जो गौहर एजाज साहब ने इसके जवाब में फिर उन्होंने कहा कि जनाब वजीर साहब एक्सीलेंसी बड़ा करके कि जनाब आपको बहुत पता है, मोस्ट इन्फॉर्म्ड, पर बड़े उन्होंने आर्गूमेंट्स दिए हैं उनके बकौल कि जनाब ये जो आप बहस कर रहे हैं कि आप मेरे फिगर्स को जुटला रहे हैं, तो बुनियादी बात ये है, ये मैं भी कहना चाहूँगा और हर कोई कह रहा है, ये स्टेट सीक्रेट क्यों है? क्यों नहीं बताया जा रहा कि ये जो IPPs हैं, ये जो इनके कितना फ्यूल इस्तेमाल हुआ, कितना कौन सा कारखाना कितना बना रहा है, कितने पैसे ले चुका, कितने में लगा था कारखाना, कितना मुनाफा ले रहे हैं, कितना ले चुके, कितना इनको देना है, हमें ये सारी चीज़ें बताएं। उनका आवाम जानना चाहती है कि उन्हें किस नर्ख पर बिजली फराम की जा रही है, बिजली की असली कीमत, वो जो आप सवाल कर रही थी ना कि महंगी हो जाएगी, वो कह रहे हैं कि 30 रुपये फी से कम यूनिट होगी, ये 60 रुपये से अगर ये IPPs को फारिग कर दें। याद रहे कि एक और बात जो गौहर एजाज साहब ने पॉइंटेड किया कि गवर्नमेंट का ये जो IPPs हैं इसमें से 52% गवर्नमेंट की हैं, सरकारी हैं। तो सरकार ने ये महंगे लोन दिए हुए हैं, कमर्शियल लोन दिए हैं, उसके ऊपर जो है इंटरेस्ट पड़ता है, उनको बुरे तरीके की लोनिंग है, इनकी अपनी नालायकियाँ, चोरियाँ उसके अंदर है, पता नहीं किस किस ने क्या क्या माल बनाया हुआ है, वो हमें आवाम को क्यों जुर्माना दे रहे हैं? गवर्नमेंट अपनी जेबों से अदा करती है। जो प्राइवेट IPPs है ये 48% है, 48% है, 52 गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के 52 है। तो गवर्नमेंट 52 का हमें क्यों कर रही है, ये भी इन्होंने पॉइंट आउट किया है। साथ में उन्होंने कहा है कि जनाब के टेक एंड पे, कि आपने लेना है तो लें वरना पैसे दें, कि जो खरीदार का को किसी भी प्रोडक्ट का लेने का पाबंद बनाता है और प्रोडक्ट नहीं ली जाती तो फिर ये मखसूस रकम अदा करनी है। ये हुकूमत जहाँ से सस्ती बिजली मिले वहाँ से ख़रीदे। ये 52% IPPs हुकूमती मलकियत हैं, हुकूमती IPPs 50% से कम सलाहियत, पैदावारी सलाहियत पर चलाए जा रहे हैं। हुकूमत IPP सार्फिन से 100% कैपेसिटी चार्ज क्यों वसूल कर रही है? ठीक है, हुकूमत खुद नालायकी से वो कर रही है, अपने उसका हमें क्यों चार्ज कर रही है? और 48% IPP है। साथ में जो उनका ये कहना है, ये वैस लगारी के जवाब में उन्होंने कहा, 5 मिनट से मेरे पास आमिर साहब जी, तो गौहर एजाज ने उन्होंने ये कहा कि इसके अलावा इन IPPs को 17 खरब, मेरी इतला है, उनकी पहले 21 था, आई एम श्योर उसको करेक्ट कर लेंगे कल या चेक कर लेंगे, उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी आई एम श्योर, क्योंकि मुझे बताया गया है कि उन्होंने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है ये तमाम IPPs के उन्होंने काम किया है कि कंपनी के ऊपर बैठ के किया। और कल मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट कि कल मेरा ख्याल ये एक बहुत तूफान आएगा कि आप देखें जब पाकिस्तान का इंडस्ट्रीज जिसकी सनतकार खड़ा होगा, बिजनेसमैन खड़ा होगा, साथ में सेनेट के अंदर अपोजिशन अपना रोल अदा करेगी, लोग सड़कों पे पहले ही सड़कों के ऊपर आए हुए हैं या मजीद आ सकते हैं और ये जुलाई के बिलों के बाद आएंगे तो शायद इनको एहसास हो, कर क्यों नहीं रहे हैं, ये अपने करदा हैं। ये शहबाज स्पीड साहब ने ये इसके अंदर जो तफसील है ये मेरे पास लास्ट मिनट है, मुझे जरा एक और भी इशू चाहिए था। नहीं, मैं ये क्विकली बता दूं कि शहबाज साहब का जो स्पीड है ना, ये मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, ये सरकारी डॉक्यूमेंट है, ये मिनिस्ट्री का एनर्जी की, उसमें ये पता चलता है कि जो सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है, जो सबसे महंगी बिजली बन रही है वो अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब के जो स्पीड थी ना, स्पीड में बनाए वो चीनी कारखाने जो साहिवाल जैसे लगाए हुए हैं वो इम्पोर्टेड कोल के ऊपर हैं। अच्छा, इम्पोर्टेड कोल से सबसे महंगी बिजली बन रही है। ये अगर दिखा सके इसके अंदर तकरीबन 100 मिलियन के अंदर 100 मिलियन रुपीस के अंदर 1 मेगावाट बन रहा है। और 1 मेगावाट? जी 1 मेगावाट 100 रुपए में बन रहा है
कंपेरिजन, और उससे भी महंगा बन रहा है लोकल कोल पे। अच्छा। क्योंकि कोल तो अपना है सबसे, मगर 104 रुपए का मेगावाट लोकल पाकिस्तान के अपने कोले पे बन रहा है। वो क्यों कि वो भी लोन लिए गए हैं, कमर्शियल लोन्स हैं, उनके ऊपर भी बुरे तरीके से लोन लिए गए हैं, बुरे तरीके से इंप्लीमेंट किया गया, तो वो मिला जुला के उनका जो देना होता है इंटरेस्ट, तो ये 104 रुपए की पड़ रही है कोयले के ऊपर बिजली, जो कि कहने को उस वक्त लगाया गया था कि ये सस्ती होगी। याद रहे कि LNG है वो 28 रुपए की है, और गवर्नमेंट के अपने जो जेनकोज हैं उधर क्योंकि अब ना होने के बराबर है, कम है। इवन जो सोलर विंड वगैरह है वो भी बड़ी महंगी है क्योंकि वो भी लोन्स के ऊपर है। सो ये जो शहबाज शरीफ साहब की शहबाज स्पीड है, इसलिए नहीं होने जा रहे कि करार करना पड़ता है कि हमारे से ये गलतियां हुई। ये जो क्रेडिट लेते हैं कि हमने बिजली की 480 बिलियन रुपया इन्होंने, जो गवर्नमेंट आई थी जब 2013 में, इन्होंने अनऑडिटेड दे दिया कि अब मसले का हल हो जाएगा। यही ख्वाजा साहब जो है ये आए और इन्होंने कहा जी अब बिल्कुल देना जरूरी था, अनऑडिटेड इनको दिया। चले वक्त खत्म हो गया, तो ये मसला अभी तक नहीं हल हुआ। देखते हैं कि कल जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसके बाद कौन सा नया तूफान खड़ा होता है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।